नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई मेयर पर घमासान, संजय राउत का बड़ा आरोप। राउत बोले बीजेपी कॉरपोरेटरों के फोन टैप कर रही है। मुंबई मेयर पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और शिवसेना के नव निर्वाचित सदस्यों के फोन, जो एक लग्जरी होटल में बंद है, सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टैप किए जा रहे हैं। राउत ने दावा किया कि मुंबई के मेयर का फैसला दिल्ली से हो रहा है, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान बताया और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की आलोचना की। पीटीआई के अनुसार राउत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के हर कॉरपोरेटर की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी अपने ही कॉरपोरेटरों के फोन भी टैप कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया प्रभारी ने राउत के आरोपों को खारिज कर दिया। बीएमसी सत्ता बंटवारे पर दिल्ली में शिंदे बीजेपी की बैठक। शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के लिए मांगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर बीएमसी चुनाव नतीजों और सत्ता बंटवारे पर बातचीत की है। चर्चा में मुंबई के मेयर पद, ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसी नगर पालिकाओं में गठबंधन के तहत सत्ता साझेदारी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने मेयर पद शिवसेना के पास रहने की बात रखी है। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत के लिए 114 जरूरी हैं। भाजपा को 89 और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं, जिससे महायुति के पास 118 सीटों का बहुमत है। गजट अधिसूचना के बाद शिवसेना के 29 पार्षदों को औपचारिक मान्यता मिल गई है और उनसे पार्टी अनुशासन मानने की लिखित सहमति ली गई है। उधर कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने की चर्चा है, जिससे वहाँ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ओडिशा में पादरी पर भीड़ का हमला, गोबर खिलाया, मंदिर में घुमाया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के परजंग गांव में 4 जनवरी को पादरी बिपिन बिहारी नाइक पर हिंदुत्ववादी समूह के लगभग 40 लोगों ने हमला किया। पादरी प्रार्थना सभा में शामिल थे, तभी भीड़ ने घर में घुसकर उन्हें पीटा, उनके चेहरे पर सिंदूर मल दिया, चप्पलों की माला पहनाई और जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्हें गांव के हनुमान मंदिर में ले जाकर गोबर खाने पर मजबूर किया गया। पादरी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पुलिस देर से पहुंची और 1 घंटे तक मेडिकल मदद नहीं दी। हमला धर्मांतरण के आरोप में किया गया बताया जा रहा है। हालांकि पादरी ने इसे खारिज किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन पादरी के खिलाफ भी काउंटर एफआईआर दर्ज की गई। पादरी ने बाद में हमलावरों को माफ कर दिया और कहा कि परमेश्वर की सीख के अनुसार उन्होंने क्षमा का रास्ता अपनाया। इस हमले के बाद गांव के 7 ईसाई परिवार डर के साए में हैं। उन्हें धमकियां मिल रही हैं और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि देश भर में ईसाई समुदाय पर ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। यह घटना धार्मिक स्वतंत्रता, भीड़ के हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। मामले में अब भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है। सिख गुरु पर टिप्पणी विवाद, आतिशी के खिलाफ एफआईआर की मांग। एसजीपीसी का सिख भावनाएं आहत होने का आरोप। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। एसजीपीसी का आरोप है कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सिख गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा स्पीकर के जारी ट्रांसक्रिप्ट का हवाला देते हुए कहा कि आतिशी के कथित बयान से देश विदेश में सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं आतिशी ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो बीजेपी ने छेड़छाड़ करके फैलाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर इस वीडियो को छेड़छाड़ वाला बताया और एफआईआर दर्ज की। वहीं एसजीपीसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना पर कोई पछतावा नहीं दिखाया और इसीलिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा है, जबकि बीजेपी विधायकों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। असम के कोकराझार जिले में हिंसा, सेना तैनात, इंटरनेट निलंबित। असम के कोकराझार जिले में 19 जनवरी को हुई सड़क दुर्घटना के बाद बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 आदिवासी व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर और दूसरे की
20 जनवरी को मौत हो गई। इसके बाद पड़ोसी आदिवासी लोगों ने गाड़ी सवार 3 बोडो युवकों पर हमला किया और गाड़ी को आग लगा दी। हिंसा मंगलवार को तब बढ़ गई जब दोनों समुदायों के लोगों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर टायर चलाने और सरकारी कार्यालय को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में सेना तैनात की गई है और पूरे कोकराझार जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कोकराझार और चिरांग जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं भी निलंबित हैं। जिला प्रशासन ने तो राहत शिविर बनाए हैं और कई लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स और सेना मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है, जबकि स्थानीय लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। भारत में मैच नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश, पाकिस्तान ने किया समर्थन। आईसीसी को लिखी चिट्ठी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की टीम के भारत में खेलने से बचने की इच्छा के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने उनका समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को पत्र भेजकर कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश का यह निर्णय तर्कसंगत है। इस पत्र की एक प्रति आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों को भी भेजी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी सुरक्षा कारणों से अपनी टीम के मैच श्रीलंका में करवाना चाहता है। हालांकि आईसीसी ने अभी तक इस अनुमति पर कोई फैसला नहीं लिया है और पिछले हफ्ते हुई बैठक में अपना रुख स्पष्ट किया कि मैच भारत और श्रीलंका में ही होंगे। बांग्लादेश के T20 कप्तान लिटन दास ने कहा कि टीम की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि अंतिम निर्णय अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच बीसीसीआई ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर कर दिया, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष सख्त बोली, जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूरोप तैयार है। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसा बदलाव आया है जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्थायी है। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो खुली ताकत से तय होती है और यूरोप के लिए अपनी स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास तेज करना जरूरी है और उसे ताकत के नए साधन हासिल करने होंगे। ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश को लेकर बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के बहाने अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से टैरिफ की धमकी के जवाब पर चर्चा के लिए यूरोप के नेता गुरुवार को मिलने जा रहे हैं। लेयन ने कहा कि यूरोप संवाद और समाधान को तरजीह देता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम एकजुटता, तात्कालिकता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 8 यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर उनके प्रस्तावित कब्जे का विरोध करते हैं तो 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि आगे बढ़कर 25% हो जाएगा। ग्रीनलैंड पर टैरिफ की धमकी पर मैक्रोन का ट्रंप पर हमला, बोले यूरोप धमकियों से नहीं सम्मान से चलता है। मैक्रोन ने दावोस में दिया सख्त संदेश, सम्मान चाहिए दबाव नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जे और टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकियों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर फंसे हैं। मैक्रोन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप को धमकियों और गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद है। यह भाषण तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी है और ट्रंप ने मैक्रोन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मैक्रोन ने मना कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ की भी धमकी दी। ट्रंप ने तो मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज पब्लिक कर उनकी खिल्ली उड़ाने की भी कोशिश की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब दावोस में कहा कि यह शांति, स्थिरता और भविष्य की भविष्यवाणी का समय होना चाहिए था, लेकिन हम अस्थिरता और असंतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सुनता हूं कि कुछ युद्ध खत्म हो गए हैं। मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप को अपने हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नए साम्राज्यवाद या नए उपनिवेशवाद का समय नहीं है।
यह सहयोग का समय है ताकि हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकें। हम गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद करते हैं और हम क्रूरता से ज्यादा कानून के शासन को पसंद करते हैं। सनातन पर टिप्पणी को मद्रास हाईकोर्ट ने बताया हेट स्पीच। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हाईकोर्ट सख्त। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की 2023 में सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच यानी नफरती भाषण घोषित किया है। अदालत ने इन टिप्पणियों को हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला बताते हुए कहा कि यह धार्मिक समूह के अस्तित्व को नकारने वाला है, जो जेनोसाइड या कल्चर साइड के समान है। यह फैसला मदुरई बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें अदालत ने डीएमके और उसके पूर्ववर्ती द्रविड़ कड़गम की 100 वर्षों से अधिक समय से हिंदू धर्म पर हमलों की परंपरा का जिक्र किया। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक पब्लिक प्रोग्राम में कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना पड़ता है। उसी तरह हमें सनातन का विरोध करने की बजाय उसका इलाज करना होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता का विरोध करता है तथा जाति और धार्मिक विभाजन को मजबूत करता है। वहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसे सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ जेनोसाइड यानी नरसंहार का आह्वान माना। हालांकि उदयनिधि ने इनकार किया और कहा था कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम है, लेकिन हिंसा की वकालत नहीं कर रहे। कोर्ट ने चिंता जताई कि अक्सर हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी हेट स्पीच को संवैधानिक अन्याय मानने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई चली। भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का ट्रंप ने फिर किया दावा। मोदी के दोस्त 70वीं बार वही कहानी दोहरा रहे हैं। कांग्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ सैन्य संघर्ष उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि 10 महीने में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान 8 विमान गिराए गए थे। साथ ही दोनों देश परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका आकर बताया था कि ट्रंप ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप अब तक 70 बार यह दावा कर चुके हैं कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही रुकवाया था। कल से पहले यह संख्या 68 थी, लेकिन कल ही यह आंकड़ा 69 नहीं बल्कि सीधे 70 पर पहुंच गया। एक बार व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने शुरुआती बयान में और बाद में सवाल जवाब के दौरान जयराम रमेश ने लिखा कि यही वह संख्या है जितनी बार प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त यानी ट्रंप और जिन्हें कई बार पीएम की जबरन झप्पी मिल चुकी है, ने यह दावा किया है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से उन्होंने ही रुकवाया था। नोएडा टेक एक्सपर्ट की मौत में अहम नए खुलासे। सालों से भरा था खतरनाक गड्ढा, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्दनाक हादसे में 27 वर्षीय टेक एक्सपर्ट युवराज मेहता की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शनिवार तड़के गुरुग्राम से लौटते समय घने कोहरे में उनकी कार फिसलकर सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गई। पुलिस के मुताबिक युवराज किसी तरह कार की छत पर पहुंचे और अपने पिता को फोन किया, लेकिन अंधेरे और कोहरे के कारण बचाव में देरी हुई। कार को कई दिन बाद बाहर निकाला गया और सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई है, जबकि बिल्डर के प्रमोटर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक गवाह मोहिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पर बयान बदलने और मीडिया से दूर रहने का दबाव डाला। जांच में सामने आया कि यह गड्ढा सालों से भरा हुआ था और सिंचाई विभाग ने पहले ही पानी निकासी के इंतजाम की चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.